चलिए नमस्कार। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में सबका स्वागत है दोस्त। सैटरडे संडे के टेस्ट सीरीज में सैटरडे को आज सेट नंबर 18 का डिस्कशन हम सब करेंगे और उम्मीद है कि आप सब ने टेस्ट दिया होगा और क्वेश्चन भी आप लोगों से बना होगा। दोस्त, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन जो मंडे टू फ्राइडे का डिस्कशन होता है उसमें भी 2-3 दिन पहले ही इसका हम डिस्कशन करवाए थे और इसका नाम है PVN राव समिति। पंचायती राज व्यवस्था समिति की अगर बात करें तो LMA सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है ना, बलवंत राय मेहता समिति है। ये सब समितियां जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये कुछ ही दिनों में 2-3 बार देखने को मिल चुका है। तो VPN राव समिति जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। देखो, किसी भी क्वेश्चन के डिटेल में जाने से पहले एक साधारण तरीका से हमको क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि संबंधित क्वेश्चन अगर हमारे आंख के सामने आए तो हम उसका आंसर कम से कम अच्छे से बता सकें। और हम लोग प्रतिदिन टेस्ट का डिस्कशन करते हैं तो वही क्वेश्चन जब बार बार रिपीट होता है तो हम उसको याद भी कर लेते हैं। तो याद रखना है, BN राव समिति नहीं है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की जो समितियां हैं उस समिति का वर्ष, किस वर्ष ये समिति बना, जैसे CH हनुमंता राव समिति है ना, हनुमंता राव समिति, GV के राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तो सबका जो वर्ष है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। तो ये सबके जो वर्ष है इस वर्ष को भी हमको मिलान करना है। वर्ष को भी हमको क्या करना है, तो मिलान करना है। तो चलिए करते हैं मिलान। देखिए, हनुमंता राव समिति की अगर बात करें तो यह 1984 में ये समिति बनी थी। तो ए का हो जाएगा 3। इसके बाद GV के राव समिति, इसका जो गठन है, इस समिति का गठन हुआ था 1985 में। तो याद रखना है, बी का हो जाएगा 1। अशोक मेहता समिति की अगर बात करें तो ये समिति बना था 1978 में। ये समिति कब बना था, तो ये समिति बना था 1978 में, यानी कि इसका हो जाएगा 5। डी की अगर बात करें LM सिंघवी समिति, तो ये बना था LM सिंघवी समिति 1986 में। तो डी का हो जाएगा 2। और एक हो गया ई, बलवंत मेहता समिति की बात करें तो ये बलवंत मेहता समिति ये बहुत पॉपुलर समिति है, तो ये हो जाएगा 4। तो इस समिति का जो डेट है आप प्रैक्टिस करके इसको याद जरूर कर लीजिएगा। वर्ष 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है। देखिए, अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व है। ठीक है, ये पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है, तो ये प्रावधान तो है। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। देखो, पंचायत के सदस्यों के लिए कोई नियमित पारिश्रमिक उस समय नहीं था। अभी भी देखिएगा तो जो पंचायत के सदस्य होते हैं, मुखिया, पंचायत समिति, तो उनकी सैलरी भी अभी भी बहुत कम है। उस समय कोई नियत पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। ये हमको 1992 के हिसाब से जवाब देना है, तो ये नहीं होगा। पंचायत में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, आपको पता है कि 3 ऐसे राज्य हैं जैसे जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि नागालैंड में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, और कहाँ नहीं है, तो मिजोरम में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आया बात समझ में? तो पंचायत में इन 3 राज्य को छोड़कर के भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पे महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात किया गया है। वहीं पर भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जो 2006 में अपने राज्य के महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात करता है, तो ये भी ठीक है।
तो जवाब गलत वाला को ढूंढना था, तो गलत जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य, एक क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है, आप जवाब देंगे। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, क्या उनको खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी के द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि वो निर्वाचित होते हैं। और किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता उनको चुन करके भेजती है पंचायत समिति के सदस्य को। आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? दो निर्वाचन हुआ है, 1937 का निर्वाचन नहीं, ये नहीं होगा। केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ है 1919 के तहत, वो हुआ है वर्ष 1926 में और वर्ष 1945 में। 1945 जो है वो विधानसभा का, केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको अपने नोट्स में वीवीआई करके जरूर इसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो पहला और तीसरा इसका सही जवाब होगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसको आपको जवाब देना है। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 3 वाचन हुआ था और तृतीय वाचन जो है 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और खत्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान जो है बन करके हमारा तैयार हुआ था, यानी कि इसी दिन संविधान अंगीकृत हुआ था। संविधान जो है इसी दिन अंगीकृत हुआ, यानी कि बनकर तैयार हुआ। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो लागू हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची से, यानी कि 7वीं अनुसूची में जो बातें कही गई है उसको आपको मिलान करना है। केंद्र सूची में जनगणना आता है। केंद्र सूची की बात अगर हम करें तो केंद्र सूची की अगर हम बात करें तो इस पर कानून कौन बनाता है? तो इस पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। केंद्र सरकार बनाता है और इसके टैक्स की वसूली भी केंद्र सरकार करता है। पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं। अगर राज्य सूची की बात करें तो कानून राज्य बनाता है। पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हैं। और अवशिष्ट शक्ति की अगर बात करें तो ये अवशिष्ट शक्ति जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और केंद्र सूची, राज सूची की बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपको करना है मिलान। यहां पे केंद्र सूची जनगणना की बात करें तो ए का हो जाएगा 3, यानी कि जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। राज सूची का विषय क्या है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि बी का हो जाएगा 1। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन 4। और अवशिष्ट सूची में हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी कि डी का हो जाएगा 2। 3142 3142 ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बिल्कुल सरिता जी। भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो है, ये बात एकदम सही है। आया बात समझ में? ये बात जो है वो क्या है, एकदम सही है। क्लियर है? भारत, देखो संघात्मक व्यवस्था में भारत राज्यों का संघ है कहा गया है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अलग होने की मात्रा वकालत अ, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगा, ये कहना गलत है। अगर आप अलग होना चाहते हैं तो वहां पे आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, तो इसका सही सुटेबल आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो देखो, भारतीय प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये आप पढ़ते होंगे प्रस्तावना में ये सब लाइनें लिखी हुई रहती है। तो जितनी भी लाइनें लिखी हुई रहती है वो सारा चीज आपको कहाँ मिलेगा? तो भारत के संविधान में 22 भाग है, और जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो भी आप चीज पढ़ते हैं वो आपको 3 जगह पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा मूल अधिकार में, एक मिलेगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, और एक मिलेगा मौलिक कर्तव्य में। ये 3 ऐसे भारत के संविधान के भाग हैं जो भारत के संविधान के प्रस्तावना को सपोर्ट करता है। यानी कि जो बातें भारत के संविधान के प्रस्तावना में कही गई है वह इसका क्या करता है, तो अनुकरण करता है। इसका सुटेबल जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा। आप सब जानते हो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम आप पढ़े होंगे 1955। तो ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें नागरिकता प्राप्त करने के भी नियम बताए गए हैं और नागरिकता त्यागने के भी नियम बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के कितने नियम बताए गए हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम बताए गए हैं और त्यागने के 3 नियम बताए गए हैं। प्राप्त करने के 5 नियम: जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगा, अर्जित भूभाग के आधार पर, अर्जित भूभाग के आधार पर, देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगा और पंजीकरण द्वारा मिलेगा, और पंजीकरण द्वारा मिलेगा। तो ये नागरिकता प्राप्त करने के नियम दिए गए हैं। ये क्या है? ये प्राप्त करने के नियम। पर क्वेश्चन में क्या है? त्यागने के नियम। तो 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त की जाती है। पहला है कि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, या दूसरा है सरकार उसकी नागरिकता वापस। गलत बात है, पहले हम लिख देते हैं स्वेच्छा से त्यागने पर, स्वेच्छा से त्यागने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। और तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अगर सरकार आपको नागरिकता से वंचित करती है उस कंडीशन में भी नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी, तो समाप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर देगा तो ठीक है, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, हाँ मतलब सरकार उसको नागरिक नहीं दे, नागरिकता उससे वापस ले ले, ये भी ठीक है। वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता, तो तीनों तो ठीक है, तीनों यही लाइन मिल मैच कर गया। तो जब तीनों सही है तो इस कंडीशन में जवाब क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में जरूर कंप्लीट कर लेंगे। 1 जनवरी 1801 को मिलाया गया था। 1 जनवरी जबरदस्ती मिलाया गया था 1 जनवरी 1801 को, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था कब? 1 जनवरी 1801 को। जैसे भारत को मिलाया गया था, भारत में लोगों ने हुकूमत किया। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य को उनके
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है कि पहले कम वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, महाराष्ट्र की 48 है, पश्चिम बंगाल 42 है और बिहार का 40 है। तो यहां आप देख रहे होंगे क्वेश्चन था बढ़ते क्रम में करना है, लेकिन ए ऑप्शन तो हमारा घटते क्रम में दिया हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा में देखेंगे यूपी का 80 है, ठीक है, बिहार का 40 है, महाराष्ट्र का 48 है, पश्चिम बंगाल का। तो ए वाला कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अब आके देखते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का 48 है, उत्तर प्रदेश का 80 है, पश्चिम बंगाल का 42 है और बिहार का 40 है। ये भी कम से ज्यादा हुआ, ज्यादा से फिर कम हो गया, ये भी हमारा सुटेबल आंसर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? तो यहां पे इसका जवाब क्या होगा? तो कोई भी बढ़ते क्रम में ऑप्शन नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? असत्य है का मतलब गलत है। धन विधेयक आपको पता होना चाहिए कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की चर्चा जो है, धन विधेयक की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 110 में है। यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, बिल्कुल ठीक है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, बिल्कुल गलत बात है। यह राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है, यह लोकसभा में प्रस्तावित होता है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम इसको मानेंगे। इसमें तीसरा और चौथा दोनों गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होना चाहिए 1 और 2। अब यहां पे देखिए तो 1 और 2 किसी ऑप्शन में दिया है क्या? 1 2 3 4 ये होगा नहीं, 2 3 4 ये होगा नहीं, 1 3 4 ये भी होगा नहीं, यानी कि इसमें कोई भी जवाब इसका सही नहीं है। सही जवाब होगा 1 और 2, यानी कि इसका सही जवाब होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई आंसर मैच नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? देखो, एक साथ आने वाले संघ की अगर बात करें तो ऐसे हमें 3 देश हैं। तीनों देश के बारे में देखो, ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा सटीकता से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। अब इसका पहले मतलब समझते हैं। एक साथ आने वाला जो संघ के अंतर्गत कहा है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि वैसा देश जहां पे जब भी संविधान या जब भी कोई कानून बनता है तो संसद में, मतलब वहां की जो जनता होती है और वहां के जो शासन प्रशासन होते हैं, दोनों में सहमति होती है किसी भी बात को लेकर के। तो वैसे 3 देश हैं, वैसे 3 देश हैं। एक तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, एक हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, और एक है ऑस्ट्रेलिया। एक कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक अपना है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? एक अपना है स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। अब है क्या, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में यहां पे स्विट्जरलैंड दिया है, तो हो सकता है कल संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन में दे दे या आपको ऑस्ट्रेलिया दे दे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो एक साथ आने वाले, यानी कि एक साथ आने का मतलब है जनता भी सम्मिलित हो जाती है किसी भी चीज में, जनता भी। सही आया बात समझ में? चलिए, तो इसका आंसर बड़ा सटीकता से दीजिएगा और कुछ बात को यहां पे रख लीजिए। इन देशों में संघवादी सरकार, याद रखिएगा, इन देशों में संघवादी सरकार है। मैं यहां पे लिख दूं, इन देशों में क्या है? तो इन देशों में संघवादी सरकार है। संघवादी क्या है? सरकार है। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि संघवाद लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता और शासक मिलकर एक संतुलन स्थापित करते हैं। इस बात को याद रखना, क्लियर है ना? संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है
या संघवाद लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता और शासक दोनों मिलकर के संतुलन स्थापित करते हैं। तो ये 3 देश आप अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, ये हमारा सारथी बैच है और आप सब जानते हो कि सारथी बैच में बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों का है और हम मेहनत भी इसमें काफी अच्छा कर रहे हैं। कॉमन पेपर के लिए चलता है और नहीं, इंडिया इसमें नहीं होगा। जेके मैथमेटिक्स इंडिया इसमें नहीं होगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने और जयप्रकाश नारायण ही इसमें मेन नाम आता है, साथ में फूलन प्रसाद वर्मा भी थे और ये पटना में स्थापित किया गया था 17 मई 1934 को। कब किया गया था? तो स्थापित किया गया था 17 मई 1934 को बिहार के पटना में, बिहार राज्य के पटना में इसकी स्थापना किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी किसने गठन किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने और जयप्रकाश नारायण ने। खास करके जयप्रकाश नारायण का नाम बहुत पॉपुलर है, इसको याद रखना है। क्लियर है दोस्त? बहुत बढ़िया। यहां चर्चा किया जा रहा है व्यक्तित्व को पहचाने। यहां चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को आपको पहचानना है कि ये इसके द्वारा कहा गया है। क्लियर है? फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज, राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था, ये था मॉन्टेस्क्यू। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके कंफर्टेबल जोन के लिए सही दिख नहीं रहा होगा। प्रथम दृष्टया में हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, लेकिन यहां क्वेश्चन कहता है कि यहां चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचानिए। और ये जो चर्चा, ये लाइन जो है, किसका है? फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था इसका, तो एक किसका था? तो ये मॉन्टेस्क्यू का था। याद रखेंगे, किसका था? मॉन्टेस्क्यू का था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आज 2-3-4 क्वेश्चन कह सकते हैं जो वर्ल्ड पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। बांडुग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। पहली बात की बांडुग सम्मेलन की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो बांडुग सम्मेलन है, ये बांडुग सम्मेलन इंडोनेशिया में कहां? इंडोनेशिया में 1955 में आयोजित हुआ था। 1955 में क्या हुआ था? तो 1955 में ये आयोजित हुआ था। क्लियर है? नाम का सदस्य लगभग 120 देश हैं। ये जो नाम है इसमें लगभग 120 देश इसके सदस्य हैं। लगभग 120 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। सदस्य लगभग 120 देश हैं। तो बांडुग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में NAM एक संगठन है, नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। तो क्या सिद्धांत नहीं था? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब ये जो भी 1906 to 8 के 1 to 5 के छात्र होंगे, ये आपके कंफर्टेबल जोन में प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस का है नहीं, पर ये पॉलिटी का ही है और वर्ल्ड पॉलिटी का है, इसलिए क्वेश्चन आया है। तो इसका भी आपको सम्मान करना है और इसको भी देखने का प्रयास करना है। क्लियर है? किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित कर लेगा? आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, यह हमारा जो है भारत का मैप है और यहां पे अरब सागर है और यहां पे बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा है हिंद महासागर। कहता है कि अगर कोई भी हिंद महासागर पर कब्जा कर ले, इस एरिया में अगर कब्जा कर ले, तो कहता है कि जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी हो जाता है। एशिया में ही भारत आता है, एशिया पर हावी होता है।
21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना है। बताएंगे? ये कथन जो है आपसे पूछ रहा है किसका है? अल्फ्रेड महान का एक कथन है। किसका कथन है? अल्फ्रेड महान का कथन है। और इस क्वेश्चन को बहुत लोग पहली बार देख रहे होंगे या दूसरी तीसरी बार देख रहे होंगे, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा क्वेश्चन को। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? देखो, पहली बात कि मानवाधिकार के दो डेट आपको याद रखने हैं। एक तो कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। अगर आपको पूछे कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। लेकिन यहां पे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। तो 10 दिसंबर 1948 को किया था। कब किया था? 10 दिसंबर 1948 को किया था एक्सेप्ट। किसने किया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। इसमें 10 दिसंबर तो ऑप्शन में एक जगह है, लेकिन 1949 है, 1948 होना चाहिए। इसीलिए ऐसे छोटी छोटी बारीकियों को हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से ही बार बार रिवीजन करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सब जानते हो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवा अधिकार दिवस मनाते हैं। उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक भी आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आने चाहिए एग्जाम में, आपके सामने आने चाहिए। बताएंगे? बहुत पुरानी ये पुस्तक है, जीन बोर्डिन द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। ये लगभग बहुत पुरानी कह सकते हैं, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, मैं सन में थोड़ा कंफ्यूज हूं, 56 में, 1556 या 1856, इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, क्योंकि डेट कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो जीन बोर्डिन द 6 बुक ऑफ द रिपब्लिक, तो जीन बोर्डिन ये विचारक हैं और अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को क्या करते हैं? संदर्भित करते हैं। तो इनकी जो पुस्तक है जीन बोर्डिन की, वो अपनी पुस्तक में हमेशा क्षेत्रीय सरकार के बारे में प्रकाश डालते हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। ये वर्ल्ड पॉलिटी का क्वेश्चन हुआ आपका। न्यायिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं? देखो, न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका जो होता है ना, और उसके क्षेत्राधिकार की बात करें तो अगर देश के नागरिकों के बीच में अगर कोई वाद विवाद चलता है, तो देश के नागरिकों के बीच में अगर कोई मामला चल रहा हो तो इसका निपटारा भी न्यायपालिका ही करेगा। नागरिकों और सरकार के बीच में अगर कोई मतभेद चल रहा हो तो इसकी सुनवाई भी न्यायपालिका करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। और दो या दो से अधिक राज्य सरकार के बीच में अगर झगड़ा हो रहा हो, सीमा विवाद, जल विवाद, जंगल इत्यादि को लेकर के, तो इसका निपटारा भी न्यायपालिका ही करेगा। और केंद्र सरकार एक तरफ हो और राज्य सरकार एक तरफ हो और दोनों के बीच में अगर विवाद हो रहा हो तो इसका भी निपटारा न्यायपालिका ही करेगी। तो इस हिसाब से इसके सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। न्यायपालिका के सारे क्षेत्राधिकार इसी में सम्मिलित हैं। धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है? बिल्कुल है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 26 में ये बात वर्णित है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार? बिल्कुल है, अनुच्छेद 25 में वर्णित है। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार नहीं। प्रचार प्रसार में आप कोई भी कानून नहीं अपना सकते हैं। आप किसी को अपने धर्म का प्रचार जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, दो ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से केवल 1 और 2 सही होगा। बास्क क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यहां पे देखिए,
कहता है कि बास्क फ्रांस का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। देखो बास्क जो है वो पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र तो है, लेकिन ये फ्रांस का नहीं है, स्पेन का है। इसलिए इस लाइन के वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये स्पेन का है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बास्क राष्ट्रवादी अपनी संस्कृति और भाषा की भिन्नता के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जो बास्क के लोग हैं वहां की संस्कृति अलग है, इसलिए वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। ये भी ठीक है। तो गलत वाला ही हमको चुनना था, तो इस कंडीशन में हमारा गलत आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो असत्य है? असत्य कथन आपको चुनना है। चलिए असत्य कथन को चुनते हैं। विकास कार्य के कारण बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से तो विस्थापन होता ही है, साथ ही लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल और संस्कृति का भी विनाश होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है, जैसे विकास कार्य हो रहा है, बिहार से लोग दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए, बिहार से लोग मुंबई जा रहे हैं कमाने के लिए, तो जब वहीं जाते हैं और साल में ज्यादा दिन वहीं रहते हैं, तो अपने साथ यहां से अपनी संस्कृति को लेके चले जाते हैं और उनकी संस्कृति फिर वहां की संस्कृति के साथ मिलाप कर जाती है, मैच कर जाती है, मिल जाती है। तो यही कहा जाता है कि विकास कार्य के कारण बड़ी संख्या में लोगों का उनके घर और क्षेत्र से विस्थापन तो होता है, साथ ही लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल और संस्कृति का भी विनाश होता है। यानी कि जो उनकी अपनी मूलभूत संस्कृति थी वो किसी दूसरे जगह पर कमाने की वजह से जब वहां रहने लगते हैं तो अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ये सही बात है। उपभोक्ताओं की बड़ी जरूरतों को पूरा करने में अमेजन के बरसाती जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि उपभोक्ताओं की अगर हम जरूरत, पेड़ और वहां के फ्रूट्स, फल, पेड़, जानवरों को विनाश, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेजन के जंगलों का बहुत एरिया जो है मानवों द्वारा विनाश किया जा रहा है। ये भी ठीक है। जब किसी देश में उन्नति की दर ऊंची होती है, मतलब कोई देश जब प्रोग्रेस करता है, तो इसका लाभ देश के सभी लोगों को समान रूप से मिलता है। नहीं, ये गलत बात है। अगर भारत आज बहुत प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या भारत की गरीबी खत्म हो गई? क्या भारत में जो गरीब अमीर है साथ में रह के खा रहे हैं पैसा? क्या दोनों के अकाउंट में सेम बैलेंस है? तो ये कहना सही नहीं होगा। तो इसलिए गलत ही चुनना था हमको, तो गलत वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है? किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इसको हम कहते हैं निदेश। क्या कहते हैं? निषेध आदेश। निषेध कब जारी किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह रीट जारी करता है और यह बताने के लिए रीट जारी करता है कि संबंधित मामला जो है वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसको हम कहते हैं निषेध आदेश। परमादेश का मतलब होता है ये रीट तब जारी किया जाता है जब कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कार्य को सही से नहीं करता है, तो न्यायालय इस रीट के माध्यम से उसको याद दिलाता है कि आप सरकारी नौकर हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि यह वह रीट होता है, तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से नौकरी को ले लेता है या नौकरी के पद पर गलत तरीके से बैठ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में विभाजित था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी राजवाड़े थे। ये गलत है। पूरा भारत एक था और अंग्रेज पूरे भारत पर अपने हिसाब से राज कर रहे थे। और इसी भारत में जब अंग्रेज राज हम पे कर रहे थे तो उस समय फ्रांसीसी भी थे भारत में, डच भी थे। तो इसलिए कहना गलत होगा, ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा कि भारत जब अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे थे तो भारत दो हिस्सों में था। ऐसा नहीं था, एक गलत ऑप्शन हो गया। ये देसी राजवाड़े ब्रिटिश राज के अधीन नहीं होते बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन चलाते थे। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देसी राजवाड़े भी ब्रिटिश राज के अधीन ही थे, इसलिए कहना गलत है कि अधीन नहीं थे। भारत के विभाजन के बाद जब हमारा देश का विभाजन हो गया तो कानूनी तौर पर इन राजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना अनिवार्य था। उनको आजादी दिया गया था कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या तो पाकिस्तान चले जाओ। ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते थे, मतलब वो अपना राज नहीं चला सकते थे। उनकी मजबूरी थी कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। ये ऑप्शन हमारा सही है।
तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल कौन सा कथन सत्य है पूछा है ना, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें तो आंसर है ही नहीं, तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आया बात समझ में? हाँ। अब आप आंसर मत मिलाने लगना, इसका आप आंसर मत मिलाने लगना, क्योंकि ये आंसर मिस्टेक है। आपको केवल वन आंसर दिया हुआ है, तो एक केवल वन तब हम करेंगे, केवल एक जब ये सही होता। हमसे पूछा है, अगर ये पूछता कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं, तो एक कथन सत्य होता, लेकिन कौन सा सत्य है पूछा है, हमसे पूछा है कौन सा सत्य है। तो हम आज के सेट में भी करीब 2-3 आंसर जो है आपको गलत मिस्टेक से मिला है, उसको हम मेरे साथ सुधार लीजिएगा, ठीक है। रोज सेट में 2-3 गलत मिल ही जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग को याद है, ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले ही करवाए हैं, एक क्वेश्चन जो है 2-3 दिन पहले ही हम आप लोग को क्लास में करवाए हैं। इसका जवाब देंगे क्या आप सब? देखो, नागालैंड का जो गठन है 1963 में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का 1972 में हुआ है, गठन ये भी सही। और ये हम क्लास में बजाबती हम क्लास में किस राज्य का गठन कब हुआ है ये हम क्लास में याद करवाए हैं। 2800 राज्य का गठन हम याद करवाए हैं, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 1986 में हुआ है, ये गलत है। 1987 में हुआ है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और एक गोवा, 3 राज्य का गठन 1987 में हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन 1 साल का डिफरेंस है कि यहां पे अगर 87 हो जाता। तो अब एक बात मुझे बताना कि एक क्वेश्चन हम तभी बना सकते हैं जब हमको अच्छे से याद रहेगा कि किस राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये क्लास के अंदर ही हम इसको पढ़ाए हैं और ट्रिकली याद करवाए हैं। तो जो मेरा क्लास किए होंगे तो उनसे क्वेश्चन जरूर बना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सा कथन सही नहीं है उसकी हम बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उपबंध था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। हाँ, शुरुआत में जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था तो लोकसभा में वोट देने का जो उम्र डिसाइड किया गया था वो 24 वर्ष रखा गया था। इसको याद रखिएगा, ये सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भू सीमा में जन्म लिया। अब ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? यानी कि राष्ट्रमंडल में उस सारे देश आते थे जो अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे। क्लियर है? ये भी हमारा ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 371 का क महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। देखो मेरे दोस्त, कुछ राज्य को विशेष उपबंध दिया गया है, कुछ राज्य को विशेष उपबंध दिया गया है। विशेष विशेष उपबंध दिया गया है। कुछ राज्य को क्या दिया गया है भाई मेरे? विशेष उपबंध दिया गया है, जैसे जिसकी चर्चा अनुच्छेद 371 में किया गया है। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष उपबंध दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जिनको 371 के तहत, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो हो गया वो 371 के क नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो आप कहोगे सर 371 के क में क्या था? तो 371 के ए कहो या क कहो, इसमें नागालैंड को विशेष राज्य, विशेष फायदा मिला है नागालैंड को। 371 का बी असम को मिला है, 371 का सी मणिपुर को मिला है। विशेष प्रावधान इन राज्यों के लिए है। 371 का डी, 371 का डी और ई, डी में और ई में ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें आंध्र प्रदेश की चर्चा की गई है, आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। और 371
एफ, सिक्किम की बात किया गया है, सिक्किम की बात किया गया है। यहां लिखे 371 का जी, इसके तहत मिजोरम को विशेष उपबंध दिया गया है, मिजोरम को विशेष उपबंध दिया गया है। और 371 का एच, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को। और 371 का आई, गोवा को विशेष प्रावधान दिया गया है। और 371 का जे, कर्नाटक को दिया गया है। तो ये अगर याद रहेगा ना, अगर हम इसको याद रखेंगे तभी इस प्रकार के प्रश्न को हम सही बना सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये अब हम लोग याद रखेंगे ना, तभी हम क्वेश्चन को सही बना सकते हैं। आया बात समझ में? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले याद रखिएगा। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है, इसकी चर्चा, इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन से लगाया जाएगा उस सदन के 1/4, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और 14 दिन पहले, महाभियोग लगने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। इसके बाद 2/3 लोकसभा से और 2/3 राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होता है और तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। तो यह एक राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया था? बताएंगे। देखो, वीवीपैट का प्रथम प्रयोग जो है वो कहां हुआ था? तो 2013 में हुआ था और 2013 में नागालैंड में हुआ था। आया बात समझ में? कहां हुआ था? तो नागालैंड में हुआ था। इसमें नागालैंड कहीं भी नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले 2013 में किस राज्य में हुआ था? तो नागालैंड में हुआ था। और नागालैंड में भी कहां हुआ था? तो नागालैंड में एक जगह है नौकासेन विधानसभा, नौकासेन विधानसभा में हुआ था। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? किसने कहा है? तो एक कहा है किसने? तो अरस्तु ने कहा है। इसने लगभग, अरस्तु ने 400 किताबें लिखी हैं, अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी हैं। तो एक कथन है कि ये किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो अरस्तु ने कहा है। किसने लिखा है गुण खून में होता है शांति में नहीं? तो ये लिखा है हिटलर ने। ये हिटलर का ये दो जो पॉइंट है ना, एक अरस्तु वाला कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये अरस्तु का है। आया बात समझ में? क्लियर है ना? और गुण खून में होता है शांति में नहीं, ये हिटलर का है। किसका है? हिटलर का है। आप सब जानते हो हिटलर के बारे में। बिल्कुल। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये देखो 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। आप सब पढ़े होंगे। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था, सॉरी 61वां संविधान संशोधन था और ये हुआ था 1989 में, जिसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट करने की उम्र को कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये हुआ था 1989 में। याद रखना है इन सब चीजों को। बिहार विधान पार्षद के सदस्यों की संख्या कितना है? तो आपको बता दें, विधान पार्षद में सदस्यों की संख्या 75 है। कितना है? 75 है। यहां पे
विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। LS लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। RS राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नगर निगम कितना है, तो नगर निगम है 19। नगर परिषद कितना है, तो नगर परिषद की अगर हम बात करें तो नगर परिषद है 88। और नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत कितना है, तो 154 है। क्लियर है। अगर विधानसभा में आरक्षण की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे आरक्षण है, आरक्षण की अगर बात करेंगे तो 40 सीटों पर आरक्षण है। इसमें से 38 सीटें जो हैं SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए हैं, और 2 सीटें जो हैं वो ST के लिए जो हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और ये 2 सीट कौन कौन है, तो एक है कटोरिया विधानसभा और एक है मनिहारी विधानसभा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट आपके काम आएगा। तो 75 है, तो इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है भैया, ये नदी है। योजना आयोग का प्रस्ताव सबसे पहले जान मथाई ने रखा था 1950 में, और प्रथम योजना आयोग 1951 में चालू हुआ था। 12 योजनाएं चली और नीति आयोग इसका नाम बदल करके कर दिया गया। तो कमेंट में जवाब दीजिए कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया, जल्दी से बताएंगे। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया, कमेंट करके बताइए। राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न कौन सी है, तो ग्राम कचहरी है। राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न निकाय है ग्राम कचहरी। और अगर इसमें एक पॉइंट हम आपको बताना चाहें तो याद रखना है आपको, ग्राम सभा की बैठक की या ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, या ग्राम कचहरी भी कहते हैं, ग्राम सभा भी इसको कहते हैं। तो ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेगा, तो भैया ये सरपंच करेगा। कौन करेगा, सरपंच करेगा। सबसे छोटा निकाय ग्राम कचहरी होता है। हाँ, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। बिल्कुल अजीत आर्या जी सही है, और बहुत लोगों का सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया था, किसने समर्थन किया था, तो था JS मिल। आप सब जानते हो कि मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया है। मूल अधिकार से यानी कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, और इसको हटा करके और अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। ये नाम याद रखना, संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन JS मिल ने किया है। किसने किया है, JS मिल ने किया है। अब एक कथन है जो कि आपको याद रखना होगा कि किसने कहा है, आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है। तो ये कथन जो है लास्की का है, आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है। तो ये कथन है लास्की का। ये किसका कथन है, तो ये कथन है लास्की का। तो ये था आज आपकी पॉलिटी का डिस्कशन।